हेलो एवरीवन, आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मैथ्यू ग्रेगरो की, जो कि compete कर रहे थे शिकागो प्रो शो में। और याद रहे कि शिकागो प्रो शो में सिर्फ मिस्टर ओलंपिया क्लासिक की क्वालिफिकेशन होती है, ओपन की नहीं होती। तो यही एक मेन कैटेगरी इसमें होती है। इसमें ये जीते हैं और ये बंदा जो है ना, पिछले कुछ सालों से, मतलब है कि रिसेंटली बहुत ही आगे आए हैं। मतलब है कि ज़्यादा टाइम इनको नहीं हुआ है। पिछले साल ये 10वें नंबर पे आए थे क्लासिक में, और पहली इनकी अपीयरेंस थी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि रैपिड इन्होंने ग्रोथ की है, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है। अगर नए बॉडी बिल्डर आ रहे हैं, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वो अच्छी बात है। और इस दफ़ा फिर जीत गए हैं और क्वालिफाई कर गए हैं। दैट्स द मेन थिंग। जब क्वालिफाई किया है इन्होंने, काफ़ी अच्छी फिजिक है। इम्प्रूवमेंट भी लेकर आए हैं पिछले साल से इस साल में। ये अभी रिलैक्स खड़े हैं, तो अब इसमें ज़्यादा वो ना लगाएं, क्या कहते हैं, गैसेस ना लगाएं, या ज़्यादा सोचें नहीं कि भाई ये तो कुछ भी नहीं दिखता। ऑब्वियसली 10वें नंबर पे आया था, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कि वही भी तो 10 नंबर पे नहीं आया था। मगर इस साल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया था। ये देख सकते हैं मुकाबले से पहले इनकी कितनी श्रेडेड फिजिक थी। ये जब स्क्वीज़ करते हैं अपने आप को, तो काफ़ी मतलब है कि जो मसल्स है वो दिखने शुरू हो जाते हैं। आप इनके मिडल सेक्शन चेक कर ले, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे हैं। इनके थाइस बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही प्यारे और चौड़े किस्म के थाइस बनेंगे इनके। आप देख सकते हैं क्या बैलेंस फिजिक है। मैं ये कह सकता हूँ कि एक बैलेंस फिजिक है और ग्रो कर रहे हैं। और जिस तरह इन्होंने बहुत ही आगे आए हैं कम टाइम पे, बहुत ऊपर आए हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो मुझे यूँ लग रहा है कि भाई वेरी सुन, बहुत जल्दी है तो आपको क्लासिक जीतते हुए नजर आएंगे, या ओपन में आपको दिखेंगे ज़रूर। इनकी फिजिक बहुत प्यारी है। जब ग्रो करेंगे मेरे ख्याल में और भी ज़्यादा इनका जो मसल्स है और जो कि बॉडी पार्ट्स है स्पेशली, वो और भी ज़्यादा आपको खूबसूरत दिखने शुरू हो जाएंगे। आप अगर इनको क्लासिक के साथ, क्लासिक को अगर आप 2-1-2 और ओपन के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपको तो बिल्कुल ये कुछ भी नहीं लगेंगे। बिल्कुल पतले से एक बंदा होता है ना, एक थोड़ा सा सेहतमंद होता है, एक पतला होता है, तो ये आपको बिल्कुल उसी तरह नजर आएगा। मगर ठीक ठाक साइज है इस बंदे का, और काफ़ी खूबसूरत इनकी फिजिक है। सो कंग्रेचुलेशन टू हिम। देखते हैं कि क्लासिक में ये कहाँ पर फिनिश करते हैं इस साल। आया उसी तरह 10वें, या पीछे जाते हैं, या आगे इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि भाई क्लासिक में ये भी है कि आपने वेट भी मेंटेन रखना होता है। ये नहीं है कि भाई आप एक सर्टन वेट से आगे जा सकते हैं। तो ये भी इनके पास वो एक रिस्ट्रिक्शन होती है इनके ऊपर। तो रिस्ट्रिक्शन में रहकर इन्होंने काफ़ी अच्छी बॉडी बनाई है और काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहे हैं। टेरेंस रिफन ने अपनी अपडेट्स दी है बहुत ज़माने के बाद। पिछली बार ये तीसरे नंबर पे आए थे, और इस दफ़ा देखते हैं कि क्या पोजीशन लेकर जाते हैं। मगर टेरेंस जो है, टेरेंस टेरेंस है, ग्रिफन हम बोलेंगे, टेरेंस काफ़ी मुश्किल नाम है। ग्रिफन जो है, उन्होंने पिछले साल जब ये आए थे और काफ़ी धड़ाधड़ किस्म की इन्होंने अपनी अपडेट्स शेयर की थी, तो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, काफ़ी खूबसूरत दिख रहे थे। अब उससे भी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही प्यारे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत फिजिक है इनका। एक तो इनका जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा बनता है, देखें। और इनका जो साइज़ के मुताबिक जो इनकी हाइट है और जो मसल्स प्रोपोर्शन है, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। मुझे ये देख कर काफ़ी मज़ा आता है कि जब एक बॉडी बिल्डर को पता होता है कि भाई मेरे ऊपर किस तरह के या कितने बड़े मसल्स मेरे ऊपर अच्छे दिखेंगे। ये नहीं है कि आप साइज़ बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, और आप आखिर में ऐसे दिखेंगे बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह दिखें, बिल्कुल लोग देखे भी नहीं। उस तरह के बॉडी बिल्डर वही आप ज़बरदस्त दिखता है, जो इनको पता होता है कि भाई ये साइज़ या इतना वेट मेरे ऊपर अच्छा दिखेगा, उससे ज़्यादा जो है वो मैं मॉन्स्टर दिखूंगा, वो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। तो इनका भी यही एक चीज़ है कि भाई जो भी साइज़ है इनका, बहुत ही प्यारे दिखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। बार बार आपको देखने का दिल करता है। इस साल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। मसल साइज़ जो है वो ग्रो किया है, थिकनेस थोड़ी सी आई है, और बैलेंस और भी अच्छा बना है इनका।
تو دیکھنا ہوگا کہ بھائی اس سال بھی یہ تیسرے نمبر پہ فنش کرتے ہیں یا امپروو کرتے ہیں. ویسے امپروو تو کرنا چاہیے. تیسرے دیکھیں اگر آپ ایک جگہ پر پہنچ جائیں پچھلے سال اور اس سال اس سے آگے نہ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ تو غلط کر رہے ہیں. اور یا آپ سے جو پیچھے لوگ ہیں یا جو نیا بندہ آیا ہے اور وہ آپ کو مطلب ہے کہ آپ کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یا تو سوئے ہوئے ہیں یا کچھ نہیں کر رہے ہیں. مگر ان کی فزیک اگر آپ چیک کر لیں اس اپڈیٹس میں تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ بھائی اس بندہ جو ہے نا کافی ٹف ٹائم دیکھا. ٹاپ 3 میں تو ڈیفینیٹلی آ جائے گا یہ ایزیلی. ان کے جو شولڈرز ہیں آرمز ہیں مڈل سیکشن بہت خوبصورت ہے, بہت پیارا ہے. تھائز جو ہے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہے, چوڑے ہیں. سائز بہت زبردست ہے تھائز کا ان کا اور سیپریٹ ہے. جو کہ کٹنگز ہیں وہ بہت خوبصورت ہے, بہت ہی پیارے قسم کے ان کے کٹنگز ہیں. ایک ایک مسل آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ مسٹر اولمپیا میں بھی یہ اسی طرح کا ایک پیکج لے کر جاتے ہیں جو پچھلے سال لے کر گئے تھے یا نہیں. بیک ان کا بہت اچھا ہے, بہت بڑھیا ہے. دیکھیں ان پہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں سائز کے وجہ سے, جس کی وجہ سے ان کو زیادہ ہیوی نہیں آنا پڑتا ہے. اور ہیوی نہ آنے کی سب سے بڑی مثال جو ہے نا وہ ہے مائک سمر فیلڈ ہے. مائک سمر فیلڈ امریکہ میں مقابلہ ان کو چھوڑنا پڑا اس سال میرے خیال میں, اور وہ اس وجہ سے کہ بھئی یہ اپنے جو سائز ہے اس سے زیادہ مطلب ویٹ سے زیادہ لے کر گئے تھے اور وہ کم نہیں ہو پا رہا تھا. تو ان کو وہ مقابلہ میرے خیال میں شکاگو میں تھا یا ہوائی میں, تو پتہ نہیں کہاں پر تھا, ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, مگر وہ اس کو چھوڑنا پڑا اور وہ بھی ٹوٹلی اپنے ویٹ کی وجہ سے. پھر انہوں نے کافی زیادہ اپنے آپ کو ٹرم ڈاؤن کیا, ویٹ لوز کیا اور جا کر پھر انگلینڈ میں یا یورپ میں کہیں پر انہوں نے کمپیٹ کیا ہے اور پھر کوالیفائی کیا ہے انہوں نے. سو یہ بات ہوتی ہے کلاسک میں جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں, 212 میں جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں تو یہ ریسٹرکشنز آپ کے اوپر ہوتی ہیں. مگر مجھے لگتا ہے کہ مائک سمر فیلڈ کو چاہیے کہ بھئی وہ اب آگے نکل جائے. ڈیفینیٹلی ان کی ایک خواہش ہوگی کہ میں کلاسک جیت جاؤں تو میں پھر آگے نکلوں گا. مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ کی باڈی ایسی ہے کہ جس میں آپ کو مطلب ہے کہ یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ آپ کلاسک میں کمپیٹ کر سکو یا 212 میں کمپیٹ کر سکو, تو یو شوڈ ایکسیپٹ دیٹ رادر دین کہ اپنے آپ کو زیادہ پنش کر رہے ہو تاکہ اپنے آپ کو روک سکو, اپنے مسلس کو روک سکو اور آگے نہ جا سکو. مجھے تو لگتا ہے, آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ان کی باڈی امپروو ہونی چاہیے, مطلب ہے کہ سائز بڑھانا چاہیے اور کلاسک میں جانا چاہیے, یا کلاسک میں کلاسک میں نہیں اوپن میں جانا چاہیے, یا کلاسک میں ان کو کمپیٹ کرنا چاہیے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی بس بہت ہو گیا, 2 سال آپ نے کمپیٹ کیا اور اس سال بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کی جو فزیک ہے نا, مجھے اس سے نہیں لگتا کہ بھئی یہ جیت پائیں گے. ان کے جو مجھے لگتا ہے کہ مسلز روکے ہوئے ہیں اور انہوں نے خود روک کے رکھے ہوئے ہیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں خود روک کے رکھے ہوئے ہیں, اور زیادہ امپروو یا زیادہ سائز یہ نہیں لے کر آنا چاہتے ہیں چونکہ پھر اس کی وجہ سے پھر کلاسک میں یہ نہیں کمپیٹ کر پائیں گے. سو ان کو چاہیے کہ بھئی جس طرح کے جو جرمن باڈی بلڈر ہیں, نام ان کا اب ذہن سے نکل گیا, وہ اینڈ وقت پہ نام نکل جاتا ہے, بات آ جاتی ہے ذہن میں اور پھر نام نکل جاتے ہیں. انہوں نے جس طرح کلاسک چھوڑا ہے اور گئے ہیں ابھی اوپن میں, اور وہ کتنے زبردست دکھتے ہیں, آل دو کہ ان کو کافی مشکل ہوگی کیونکہ اوپن میں بہت اچھے اچھے باڈی بلڈرز ہیں. دیکھیں ان کا سائز بہت ہی بڑھیا ہے. یہ پچھلے سال یہ آئے تھے سی بم کے بعد دوسرے نمبر پر. اس وقت ان کی باڈی بہت ہی زبردست تھی, بہت ہی زبردست فزیک لے کر آئے تھے. مگر اگر آپ ابھی چیک کر لیں تو امپروو کر رہے ہیں, اچھی بن رہی ان کی باڈی, مگر سائز میرے خیال میں وہ نہیں ہو پا رہا ہے. بیروز تبانی کی اپڈیٹس کافی ان لکی باڈی بلڈر ہیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں. ایسی فزیک آپ دیکھ لیں ان کے ہر دفعہ, بلکہ پورا سال اگر ان کی آپ فزیک چیک کر لیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ پورا سال پریپریشن میں لگے ہوتے ہیں. اور یوں ہی لگ رہا ہے مجھے ٹو بی آنیسٹ کہ چیسٹ چیک کر لیں اور آرمز چیک کر لیں, شولڈرز میرے خیال میں بات ہی نہیں کرتے اس کے بارے میں, ایک ایک باڈی پارٹ. اور یوں لگ رہا ہے کہ بھئی چیسٹ تو میں ان سے بہترین چیسٹ میرے خیال میں پورے باڈی بلڈنگ میں کسی کی نہیں ہوگی, اتنی زبردست چیسٹ ہے ان کی. شولڈرز اور آرمز
चाइना का वीज़ा इनका रिजेक्ट हो गया भाई। चाइना का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, अब ये दोबारा इन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अब तो ये रूमर्स तो नहीं, मगर लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई इस बंदे ने जितना पिछले कई सालों में सफ़र किया है बिकॉज ऑफ द वीज़ा इश्यूज, और अभी भी ये चाहते हैं कि ये क्वालिफाई कर जाएं, मगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको वीज़ा नहीं मिल रहा है। वरना ये रेडी है मेरे ख्याल में क्वालिफाई करने के लिए। तो अब मिस्टर ओलंपिया ऑर्गेनाइज़र जो हैं उनको चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चाहिए कि इनको वाइल्ड कार्ड दे दे और इनको एंट्री दे दे। वो क्यों दे? क्योंकि इन्होंने पिछले कई सालों में इतना ज़्यादा क्या कहते हैं क्वालिफाई किया था, और फिर वीज़े की वजह से नहीं जा पाए थे। ये 13 दिन पहले की तस्वीरें हैं, और वो जो शुरू में हमने दिखाई थी वो रिसेंटली थी। तो इनको चाहिए कि अमेरिकन वीज़े के लिए अभी अप्लाई करें, रादर देन के एक जगह पर compete करने के लिए जाएं और फिर वहाँ का वीज़ा ना मिले और फिर दूसरी जगह पर जाने के लिए तगो-दो में रहे, टेंशन स्ट्रेस सब कुछ लगा रहता है। तो अब लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई इनको वाइल्ड कार्ड दे दिया जाए ताकि अभी से ये अमेरिकन वीज़े के लिए अप्लाई कर ले, इनको पता लग जाए। और अगर ये जा रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं जा रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा एक किस्म का एक टेंशन होती है। ये पिछले साल मिस्टर ओलंपिया में 11वें नंबर पे आए थे, और मेरे ख्याल में ये इस साल तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। मगर मसला ये है कि वीज़े का मसला है, और बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स के साथ है। जो अमेरिका और यूरोप से बाहर बॉडी बिल्डर्स हैं उनके साथ यही मसला होता है वीज़े का। तो भाई अब मेरे ख्याल में मिस्टर ओलंपिया वालों को भी ये सोचना चाहिए, अपने गवर्नमेंट से जहाँ पर भी ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिस्टर ओलंपिया का टाइटल, वो उनसे बात करें कि भाई ये कोई अरे गैरे तो नहीं है, ये मिलियंस तकरीबन कुछ भी ना हो तो 1 मिलियन तो अपने ऊपर लगाते हैं, तो इनके पास ठीक ठाक पैसे होते हैं, ये क्यों आएंगे आपके मुल्क में और कुछ कर ऐसा वैसा करेंगे? आप क्या समझते हैं? हमें अपने कमेंट्स में बताएं प्लीज़।